दुनिया क्रिकेट की वो टीम जो नंबर 1 पे थी 2016 में, वो कैसे 2025 में नंबर 9 पर आ गई, आइए ये बात करते हैं। और ये टीम कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट की दुनिया में ऐसा है कि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। कप्तान तो बदले, प्लेयर्स तो बदले, यकीनी तौर पे सिलेक्शन बोर्ड और कमेटी बोर्ड तो बदला, मगर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। आइए जानते हैं कि आखिरकार 2016 की वो टीम जिसे चैंपियंस टीम कहा जाता था टेस्ट में, जो टीम क्रिकेट मेज जीती, जिसे लक़ब दिया गया कि वो नंबर 1 टीम है, वो कैसे नंबर 9 पे पहुंच गई और आज उसकी नेक्स्ट सीरीज का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस पे जरा नजरसानी करते हैं। 2016 की बात करें तो इस टीम में धुआंधार प्लेयर और एक ऐसा कप्तान जिसे कैप्टन कूल कहा जाता था। टुक टुक का लक़ब तो मिसबा के पास ही था, मगर कप्तानी में वो नाम कर चुके थे कि मिसबा को एक ऐसा कैप्टन माना जाता जो कि अगर बैटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो बैटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करवाते, और बॉलिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो सईद अजमल और इसके साथ साथ जो बेशतर यासिर शाह और बॉलर्स थे उनके साथ काम करके बेहतरीन आउटकम निकाल के देते थे। मिसबाउल हक, जिनके पास यंग ब्लड तो था, मगर इसके साथ साथ टेस्ट की दुनिया में हमारे पास 2016 में वो शाहकार मौजूद थे जो कि आज के लेजेंडरी बैट्समैन हैं, जिनको आज दुनिया एडमायर करती है। यकीनी तौर पे उसमें यूनुस खान थे, मिसबाउल हक खुद थे, अजहर अली थे, और फिर इसके साथ साथ सरफराज अहमद भी कुछ टाइम बाद आ गए। फिर उसके बाद बॉलिंग एंड की बात करें तो मोहम्मद आमिर की वापसी थी। अब ये तमाम एक ऐसा बंच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास टेस्ट में था जिस बंच को कोई हरा नहीं सकता था, जिसकी वजह से 2016 में पाकिस्तान को नंबर 1 टीम जरूर कहा गया। मगर आखिरकार 2016 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये चंद सालों में यानी 2025 तक हम नंबर 9 पे आ गए, और यकीनी तौर पे हर शायकीन को ये बात पता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चाहने वालों को ये बात पता है कि कब हम नंबर 9 से और नीचे चले जाएं, ये बात किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 से नंबर 9 में तब्दील हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसमें बड़े नाम और आखिरकार उनके रिटायरमेंट का टाइम आया। 2016 के बाद एक एक करके बड़े बड़े प्लेयर्स रिटायर होना शुरू। इसमें यूनुस खान सर-ए-फहरिस्त थे, मिसबाउल हक सर-ए-फहरिस्त थे। तब्दीलियां होती थी जिसमें अजहर अली कप्तान कर दिए गए, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास अब वो कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं था। अजहर अली कप्तान तो बहुत अच्छे थे, मगर अजहर अली को अब मोहम्मद हफीज, यूनुस खान और फिर एक नए ब्लड को लेके चलना था। और चंद ही लम्हे बाद असद शफीक भी रिटायर होने हैं। 2017 की बात करें तो इस तरफ सरफराज अहमद को ओडीआई की चैंपियंस ट्रॉफी की कप्तानी मिलती है और सरफराज अहमद ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी जितवा देते हैं। अब चूंकि टेस्ट की दुनिया में पाकिस्तान की रिटायरमेंट्स हुई तो पाकिस्तान का डाउनफॉल आता गया। हम 6 महीनों में काफ़ी टेस्ट सीरीज हारे, जिसकी वजह से अजहर अली को कप्तानी से हटा दिया गया। और वही हुआ जिसका डर था कि एक फॉर्मेट का कप्तान अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे सारे फॉर्मेट दे दिए गए, यानी कि सरफराज अहमद T20, टेस्ट और ओडीआई तीनों के कप्तान रख दिए गए। अब सबको यही उम्मीद थी कि जिस तरीके से हम चैंपियंस 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में जीते हैं, इंडिया को हरा के आए हैं, उसी तरीके से टेस्ट की दुनिया में परफॉर्म करेंगे। मगर तारीख ने यहां कुछ और ही लिखना था। इसके साथ साथ बड़े प्लेयर्स अभी भी, मोहम्मद हफीज उसके बाद रिटायर हुए, अजहर अली साहब को ये बात गवारा ना गुजरी, वो उसके बाद रिटायर हुए। फिर उसके बाद असद शफीक, एक बहुत बड़ा नाम बैटिंग की दुनिया का, कुछ ही लम्हे बाद वो रिटायर हो गए। अब चूंकि सरफराज अहमद के स्टैट्स T20 में तो बहुत अच्छे थे, 11 कंसेक्टिव सीरीज T20 की जितवाई, ओडीआई में भी बेशतर मकामात पे हम अच्छा परफॉर्म कर जाते थे, मगर सरफराज अहमद पर टेस्ट पे सवाल उठाया जा रहा था। टेस्ट में यंग ब्लड तो बहुत कम आ रहा था, और यकीनी तौर पे सरफराज अहमद खुद भी एज एन कप्तान और एज एन बैट्समैन कंफ्यूज नजर आते, उनके अपने स्टैट्स भी नीचे जाते जाते। और वही हुआ जिसका डर था कि सरफराज अहमद को भी कप्तानी से हटाया गया। और आज की दुनिया की बात करें, यानी 2025 की बात करें, आज के साल की बात करें, तो आपके जो कप्तान हैं वो शान मसूद है।
इसके बीच काफ़ी कप्तान तब्दील हुए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम आया, एक वक्त में असद शफीक का भी नाम आया। काफ़ी नाम ऐसे आए जिनको कप्तानी या तो दे दी जाती या उनसे पूछा जाता कि आपको कप्तानी की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को इसी तरीके से, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इसी तरीके से इधर उधर काफ़ी मकामात पे फेंका जाता। अब आज की वीडियो का सवाल ये है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी तरीके से टेस्ट की दुनिया में डाउनफॉल का शिकार होगी? आगे हमारे पास कितने मैचेस ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हैं और पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर मैं वो वक्त याद दिलाना चाहूँगा कि जब लॉर्ड्स की सरजमीन पर मिसबाह-उल हक ने हमें वो टेस्ट सीरीज़ जितवाई। जिस तरीके से वो टेस्ट सीरीज़ हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीते, दुनिया ने तारीख़ नहीं लिखा। मिसबाह-उल हक की वो सीरीज़ जिसमें यासिर शाह ने धुआंधार बॉलिंग की, और हमेशा तारीख वो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ टेस्ट क्रिकेट की याद रखेगी, वो भी एक कमाल सीरीज़ थी। मगर अब उन तमाम सीरीज़ के बाद आज 2025 में या 2024 में या पिछले 3 सालों में हमें वैसी क्रिकेट जिसमें एक एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद हों, एक्सपीरियंस बॉलर मौजूद हों और एक स्ट्रैटेजी के साथ टीम उतरे, वो अब तक नज़र नहीं आई है। आइए बात करते हैं कि पाकिस्तान के अगले कुछ मैचेस किस किस टीम से हैं और कौन से मुल्कों में रखे गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 टेस्ट मैचेस जो कि साउथ अफ्रीका के साथ हैं, वो पाकिस्तान होम ग्राउंड में ही हैं, अक्टूबर में 2025 में। फिर 2026 में हमें बांग्लादेश जाना है जो कि मार्च 2026 के हैं। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़, हमें वेस्ट इंडीज़ में जाना है। इंग्लैंड 2026 इंग्लैंड में। फिर उसके बाद होम ग्राउंड में हमारे पास श्रीलंका और न्यूजीलैंड है। अब ये बड़ी टीमें हैं जो कि यकीनी तौर पे न्यूजीलैंड, श्रीलंका और शायद इंग्लैंड जिनके साथ हमें खेलना है, और सवालिया निशान आपके पास है क्योंकि आप माजी में कप्तान तब्दील कर चुके हैं और आपके पास कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ अब अच्छे बैट्समैन भी मौजूद नहीं है। जी हाँ, कप्तानी और बैट्समैन से आपको एक प्लेयर ज़रूर याद आएगा जिनको आज किंग का लक़ब दिया जाता है, मगर बहुत सारे लोग इससे गुस्सा भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम साहब की, और एक वक्त में बाबर आजम साहब भी पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के कप्तान रहे। बाबर आजम के स्टैट्स और बैटिंग एंड की बात की जाए तो खासा अच्छी थी, मगर कप्तानी के फ़राइज़ बाबर आजम के लिए हमेशा से एक सवालिया निशान रहे। जब मीडिया पे बाबर आजम के साथ ये सवालात किए जाते कि ये मैच हम क्यों हारे, या ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ, तो वो बहाने करते ही नज़र आते। और वही हुआ जिसका डर था कि बाबर आजम को भी कप्तानी से हटा दिया गया, या बैकग्राउंड स्टोरी है कि बाबर आजम ने भी कप्तानी से स्टेप बैक कर लिया। आज का सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इसी तरीके से अगर आगे बढ़ता रहा तो टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में भी होगा? तो इसका जवाब यह है कि टॉप 10 रैंकिंग में पाकिस्तान आपको नजर नहीं आता। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एक स्ट्रैटेजी के साथ इस टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में उतरे। अब ख़वातीन और हज़रात, वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? वो 2025 से लेकर 2027 तक की स्ट्रैटेजी है। इसमें यह देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के मैचेस किस किस टीम से होम ग्राउंड में हैं और किस में पाकिस्तान को दूसरे मुल्क जाना है। अगर बात करें 3 मैचेस की सीरीज़ की, तो हमारी सिर्फ एक सीरीज़ है 2027 तक जो कि हम इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, जो कि इंग्लैंड में है, यानी हमें पाकिस्तान से बाहर जाकर इंग्लैंड में खेलना पड़ेगा। मगर ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले ये देखा जाए कि पाकिस्तान की कौन कौन सी सीरीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हैं और कौन सी सीरीज़ ऐसी हैं जो कि ऐसी टीम्स के साथ हैं जिन्हें हम शिकस्त दे सकते हैं, और अगर हम उन्हें शिकस्त देते हैं तो हम 2027 के वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट चैंपियनशिप में दाखिल हो सकते हैं। बात करें पहली सीरीज़ की जो कि आपकी होम ग्राउंड में है, जो कि साउथ अफ्रीका के साथ है। यकीनी तौर पे ये सीरीज़ ऐसी है जो कि आपके होम ग्राउंड में चलें। एटलीस्ट अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान ये सीरीज़ ड्रॉ करे। अगर ये पाकिस्तान सीरीज़ 2-0 से हारता है, जो कि 2 मैचेस की सीरीज़ है, अगर 2-0 से हारता है तो फिर वही वाली बात, स्टैट्स बहुत नीचे चले जाएंगे। 1-1 भी होता है तो ड्रॉ बहुत अच्छी बात है, और अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो फिर क्या ही कमाल है। और फिर इसके बाद आपकी सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ, मगर वो बांग्लादेश की सरजमीन पर है। मगर चूंकि बांग्लादेश टीम अभी सेम सिचुएशन पाकिस्तान की तरह है, तो आप बांग्लादेश को हरा सकते हैं, और पाकिस्तान को चाहिए कि एटलीस्ट इस टीम को हराए। उसके बाद आपकी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, जो कि यकीनी तौर पे आपको वेस्ट इंडीज़ को हरानी पड़ेगी, क्योंकि अगली सीरीज़ आपकी इंग्लैंड के साथ है और वो 3 मैचेस की सीरीज़ है। अगर आप वेस्ट इंडीज़ को नहीं हराते हैं या आप बांग्लादेश को नहीं हराते हैं और आप इंग्लैंड से भी हारते हैं, तो आप वर्ल्ड चैंपियन तो क्या टॉप 10 में भी नज़र नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आपके पास श्रीलंका है, फिर आपके पास न्यूजीलैंड है। दोनों सीरीज़ आपके पास होम ग्राउंड पर हैं, मगर ये टीम ऐसी नहीं है कि जिनको आप होम ग्राउंड पे आसानी से हरा सकें। आपने माजी में ऐसी गलतियां की हैं
कि अगर उन गलतियों पर पर्दा उठाया जाए तो आपके क्रिकेट बोर्ड, आपकी सिलेक्शन कमेटी वो पूरी तरीके से डाउनफॉल का शिकार है। किस तरीके से मुल्तान की वो पिच जिसमें आपने इंग्लैंड को हराया, बहुत इजीली हराया, क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त में स्पिनर्स खिलाए, वो एक स्पिनिंग पिच थी, आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगे। और अगली बार वेस्ट इंडीज़ को ये बात पता थी कि वो स्पिन की पिच है, वेस्ट इंडीज़ ने स्पिनर्स खिलाए और आपके बैट्समैन बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गए और वो स्पिनर्स को नहीं खेल सकते। तो ये गलतियां अगर आप फिर से करेंगे तो यकीनी तौर पे आपका 2027 में टॉप 10, जैसे कि मैंने कहा, टॉप 10 में भी आप नजर नहीं आते। और पाकिस्तान को चाहिए कि इन तमाम सीरीज को अगर स्ट्रैटेजी वाइज, अगर एक एक करके भी स्ट्रैटेजी वाइज समझा जाए, कौन सा प्लेयर किस ग्राउंड में, किस ग्राउंड कंडीशन में अच्छा खेलता है, कौन सा स्पिनर किस ग्राउंड, किस बॉलिंग पे अच्छा परफॉर्म करता है, उसको सेलेक्ट किया जाए और पर्ची सिस्टम को ख़त्म करके एक मेरिट का सिस्टम और ऐसा सिस्टम जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बोलबाला हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे बढ़े, अगर वो स्टेप्स पाकिस्तान लेती है तभी हम टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया।